हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि आज आपको 7th क्लास की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में जो है हिस्ट्री वेयर व्हेन एंड हाउ इसके बारे में पढ़ाऊंगी। इसको थोड़ा पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में कहाँ, कब और कैसे क्या क्या हुआ था। तो डिटेल में हम आगे इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं आज के टाइम की। तो हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पीरियड, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री को अगर हम अभी की बात करें तो 3 मेजर पीरियड में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन काल, मिडिवल पीरियड यानी कि मध्यकाल और मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक काल। तो इस तरीके से अभी का डिवीज़न ये है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि इन 19वीं सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया था और वो 3 पीरियड थे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, तो ये 19वीं सेंचुरी का डिवीज़न था जब ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इस तरीके से डिवाइड किया था। 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ था कि 18वीं सेंचुरी यानी कि 19 से पहले 18th आता है, तो 18वीं सेंचुरी में जो सोसाइटी में चेंजेस हुए थे तो वो चेंजेस कैसे थे कि जब 18वीं सेंचुरी थी, चल रही थी, तब क्या हुआ था कि थोड़ा सा समृद्धि आई थी। ठीक है, तो समृद्धि आई थी और ये चेंजेस प्राचीन काल से भिन्न थे, इसलिए इसे मिडिवल नाम दिया गया। अब समृद्धि का मतलब मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे समृद्धि आई थी। तो अब इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जिसे नॉर्थ इंडिया में सल्तनत पीरियड कहा गया। नॉर्थ इंडिया का मतलब आप समझ सकते हैं उत्तर भारत। तो मैप में जो हमारा नॉर्थ की साइड पड़ता है भारत, वो उत्तर होता है और जो साउथ में जाता है उसे दक्षिण भारत कहते हैं। तो जो नॉर्थ इंडिया था वहाँ पर सल्तनत पीरियड और साउथ इंडिया में चोलाज पीरियड कहा जाता था। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं कि यूरोप में इस मिडिवल पीरियड को मिडिल एज कहा गया, जो कि कहाँ से कहाँ तक था, 8th सेंचुरी से लेकर के 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक रहा। ठीक है, तो मिडिवल पीरियड का जो यूरोप के जो हिस्टोरियन थे, यूरोप में मिडिवल पीरियड को उस समय मिडिल एज कहा गया था। ठीक है, और 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक रहा, ये मिडिवल पीरियड का टाइम था। और इस पीरियड को जानने के बहुत सारे स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। अब इसको इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये हिस्ट्री है जिसका डिवीज़न किया गया है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब एंशिएंट की अगर बात करें तो एंशिएंट में अगर हम मैनी ईयर्स एगो जाए तो तब से शुरू हो जाता है ये मैनी ईयर्स एगो, और कब तक चलता है, 8th सेंचुरी तक चलता है, 8th सेंचुरी तक। मिडिवल की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 8th सेंचुरी से, जो चलता रहता है कब तक, 1757 तक। और अब मॉडर्न में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कब से चलेगा, 1757 से लेकर के 1964 AD तक ये चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिवीज़न किया गया है हिस्ट्री का। अब आगे देखते हैं कि प्रारंभिक मध्यकाल में पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड द चोलास और राजपूतास, इनका शासन हुआ करता था। कब, एंशिएंट टाइम में। और बाद में इस काल में तुर्कों का उदय हो गया। दिल्ली सल्तनत की, अब ये जो तुर्क आए थे यानी कि देखिए इन्वेडर थे, ये बाहर के आक्रमणकारी थे जो यहाँ पर आए थे, और ये जब से आए हैं तब से हमारा मिडिल पीरियड शुरू हो गया था। और इनका आना जो हुआ था, देखिए पहला जो हमारे यहाँ इन्वेडर था वो मोहम्मद बिन कासिम था, ये आया था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो आया था वो आया ज़रूर था 712 में, लेकिन इसके बाद की अगर बात करें तो बाद में इस काल में तुर्कों का भी उदय हुआ। अब ये जो तुर्क आए थे बाद में आए हैं, तो इनसे क्या हुआ कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया था। और मुग़ल्स ने क्या किया था, यहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब यहाँ तक तो देखिए ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके आगे देखते हैं कि जो हमारा देश है इंडिया,
इसको क्या क्या इसको जो है और भी बहुत से नामों से जाना जाता है। अब देखिए जो जो भी अपने टाइम पीरियड में रहे हैं तो उन्होंने भारत को अपनी अपनी तरीके से, इंडिया को अपनी अपनी तरीके से डिफ़ाइन किया है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है जम्बू द्वीप। अब ये जम्बू द्वीप में इसका इंडिया का पहले नाम, ये कब की बात है, जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसको क्या बताया गया है, ब्लैकबेरी ट्रीज़ के नाम पर इस लैंड का नाम जम्बू द्वीप पड़ गया था। यानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी जो महात्मा बुद्ध थे उनके टाइम में जो ब्लैकबेरी ट्रीज़ थे, इनके नाम पर यहाँ की भारत भूमि को जम्बू द्वीप कहा जाता था। नेक्स्ट आता है भारतवर्षा। अब ऋग्वैदिक टाइम में क्या हुआ था कि भरत जनजाति, अपने आप भरत जनजाति होती थी, तो उस जनजाति के नाम पर ये जो भरत ट्राइब्स होते थे, इनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा था। नेक्स्ट आता है आर्यावर्ता। आर्यावर्ता क्या, तो नॉर्थ इंडिया में ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे क्या हुआ था, आर्यंस आए थे बाहर से। अब कई सारे स्टूडेंट्स ने, इतिहासकारों ने इसके अलग अलग बताए हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, कोई बताता है ध्रुव प्रदेश से आए थे, तो सब अपनी अपनी तरीके से इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो आर्यंस आए थे, तो इनके आने की वजह से इंडिया को आर्यवर्ता कहा जाता था। नेक्स्ट आता है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु नाम कैसे पड़ा, देखिए हमारे यहाँ जो भारत से होकर के सिंधु नदी जाती है, सिंधु नदी की वजह से क्या होता था कि उसी की वजह से ये जो सिंधु को इंडूज़ बोलते थे, तो उससे भी इसका नाम पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो है सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदियाँ, अगर हम पंजाब की बात करें तो 5 नदियों से मिला हुआ पंजाब, इसीलिए उसका नाम पंजाब है। तो यहाँ जो रिवर्स हैं, अधिक रिवर होने के कारण इसको जो है पर्शियन आए थे, यहाँ पर पर्शियन यानी फ़ारसी आए थे, उन्होंने इसको सप्त सिंधु कहा था। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान। अब देखिए हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा है कि जो सल्तनत रूलर थे, यानी जो मध्यकाल यानी मिडिवल इंडिया में उस समय जो सल्तनत काल में मुगल्स और जो सल्तनत रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया था कि इस पीरियड में दिल्ली को जब दिल्ली पे उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो इसको हिंदुस्तान कहा गया। ठीक है। अब बाबर की बात करें तो बाबर ने हिंदुस्तान नाम से लैंड को संबोधित किया था। किस लैंड को, हमारे देश को। तो बाबर ने हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया था। इससे पहले और भी रूलर्स थे, यहाँ पे हिंदू की बाहुल्यता थी, इसलिए से हिंदुस्तान कहा जाता था। अब अगर हम अपनी बात करें हमारे देश का, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारतीय गणराज्य में इसे भारत कहा गया। और हमारा जो रिपब्लिक है, हमारा संविधान है, या हमारी अगर हम कहें कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में हम इंडिया को किस तरीके से रिलेट करते हैं, तो हम उसे भारत ही लिखते हैं सब जगह। और ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, ब्रिटिशर्स इसे इंडिया कहते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब सोर्स ऑफ हिस्ट्री में देखिए जो भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में पिछले टाइम पे क्या क्या था, जो लास्ट एम्पायर थे, जो भी रूलर्स थे, उनका किस तरीके का उस समय एम्पायर रहा होगा, कैसा वो शासन करते थे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सोर्सेज है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए तो जो हिस्ट्री है वो हम किस तरीके से जान सकते हैं, कौन से सोर्सेज होते हैं, तो कुछ क्लूज़ होते हैं, कुछ एविडेंस होते हैं, उनके आधार पे जो इतिहास लिखा जाता है उसे सोर्सेज कहते हैं। क्लूज़ मतलब कुछ स्रोत मिलते हैं हम लोगों को पिछले टाइम के, कुछ एविडेंस यानी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, उनके आधार पे इतिहास लिखा जाता है और इसे ही सोर्स बोला जाता है। The source of this period also can be divided into archaeological and literary sources। अब देखिए जो इस पीरियड में क्या था कि जो सोर्सेज हैं वो जो हमें मिले हैं, तो वो जो सोर्सेज हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, उसको आर्कियोलॉजिकल डिवाइड और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक है लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है। अब सबसे पहला आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या हो सकता है, देखिए ये जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है इसमें बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग, क्लोथ्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आती हैं।
अब सबसे पहला आता है इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट। देखिए जो उस समय मिडिवल एज की बात करें, मिडिल एज की बात करें, तो उस समय बहुत सारे जो रूलर थे उन्होंने कई सारे मॉन्यूमेंट्स, जो हम आज मॉन्यूमेंट बोलते हैं, उस समय कई सारी बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई थी। तो जैसे कि कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब उस समय के रूलर्स बनवाते थे। इसी से हमें पता चलता है, आप देखिए इनकी भव्यता देख के ही हम लोग जान सकते हैं कि उस समय का शासनकाल कितना प्रॉस्पिरियस रहा होगा, कितना समृद्धशाली रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कुतुब मीनार। ये जो कुतुब मीनार है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये जो कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और इसको पूरा कराने का काम किया था ये इल्तुतमिश ने करवाया था। ये इनके बाद जो इनके सक्सेसर थे उन्होंने इसको पूरा कराया था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर कौन आगे चलकर हुए? इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। तो ये बनवाई गई थी कुतुब मीनार। नेक्स्ट देख लीजिए, ये है बुलंद दरवाज़ा। ये सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आ रहे हैं, जो ये पहले के टाइम में बिल्डिंग्स बनवाई गई थी और जिसे हम मॉन्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, ये सारे वही चीज़ें हैं। अब ये बुलंद दरवाज़ा है, इसे जो बादशाह अकबर थे, ये मुग़ल पीरियड में बनवाया गया था, बादशाह अकबर ने बनवाया था। और ये उन्होंने जब ये गुजरात पे विजय प्राप्त कर ली थी, उसके बाद उन्होंने ये बुलंद दरवाज़े का निर्माण करवाया था। देखिए इसकी भव्यता देखिए, कितना बड़ा दरवाज़ा बनवाया गया है। और इसको देख के ही हम लोग उस जो टाइम पीरियड है उसका पता लगा सकते हैं कि कितना भव्य उस समय का रहा होगा शासनकाल, कितना समृद्धशाली रहा होगा। ठीक है, ये अकबर के टाइम पीरियड में बना था। नेक्स्ट देखिए, ये है लाल किला, ये भी मॉन्यूमेंट है। ये जो लाल किला है ये शाहजहाँ के टाइम में बनवाया गया था। यहाँ पर आज भी जो है इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री वो झंडा फहराते हैं, जाकर यहीं से स्पीच दी जाती है। तो ये लाल किला बनवाया गया था। अब ये देखिए सारे सोर्सेज बने उस समय के हैं, लेकिन उस समय के सोर्सेज देख के हम आज इन सोर्सेज को देख के आज के बारे में पता लगा लेते हैं कि कैसे क्या उस समय का रहा होगा। तो ये है ये जो हमने देखा लाल किला। नेक्स्ट देखिए ताजमहल। ताजमहल बहुत ही एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, और इसे बनवाया था, इसे भी शाहजहाँ ने बनवाया था। देखिए शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है उसको वो था ही आर्किटेक्चर के लिए था, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। उस समय जो शाहजहाँ थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाई थी। उसमें से एक है जो 7 अजूबों में से एक है हमारा ये ताजमहल, जो आगरा में सिचुएटेड है। तो इसे बनवाया था, और ये भी बहुत सुंदर है। और उस समय के इतिहास को समझने के लिए ये सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे लिए काफ़ी सहायक होते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो ये हो गया हमारा ये बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? देखिए इंस्क्रिप्शन जो होता है, लिखित में जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है। जैसे कि जो उस समय देखिए क्या हुआ था कि कागज़ का यूज़ तो ये लोग समझते नहीं थे, क्योंकि 13वीं सेंचुरी के बाद या 13वीं सेंचुरी में कागज़ का यानी पेपर का यूज़ होने लगा था। चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ था, इससे पहले तो था नहीं। तो इससे पहले क्या होता था, ये लोग स्टोन पे, कॉपर पे या कॉपर प्लेट पे इस तरीके से अपनी चीज़ें लिख देते थे। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, इससे बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है उस टाइम पीरियड की, कि उस समय कैसा क्या रहा होगा, कैसा शासनकाल रहा होगा। देखिए ये जो है स्टोन में इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, स्टोन में जो लिखी गई है, तो देखिए ये जो भी उस समय की भाषा रही होगी, प्राकृत, पाली, जो भी उस समय चलती होगी, तो ये उस समय के टाइम पीरियड में लिखी गई है। और ये पत्थर पर किसी नुकीली चीज़ से लिखा जाता था, और ये उस समय का दर्शाता है, जिस भी राजा के टाइम में लिखी गई होगी, तो उस समय की चीज़ों को ये दर्शाता है कि कैसा क्या उस समय का शासनकाल रहा होगा। क्योंकि वो लोग इसमें जो लिखते थे तो उस समय की इकोनॉमिकल कंडीशन या सोसाइटी के बारे में या पॉलिटिकल व्यूज़, ये सारी चीज़ें ये लोग इसमें लिखते थे। तो वो सारी चीज़ें आज हमारे लिए क्या हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा मदद कर रही हैं, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो रही हैं। तो ये स्टोन में लिखी गई चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए कॉपर प्लेट पे लिखी गई है, ये कॉपर प्लेट पे लिखी है उस समय इंस्क्रिप्शन, ये ओडिशा की है। और इसमें देखिए कॉपर पे
कुछ नुकीली चीज़ से लिखा गया है और ये आज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उस समय के टाइम पीरियड को समझने के लिए ये सारी लिखित चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती हैं। ये देखिए, ये भी कॉपर पे लिखा गया है, कॉपर पे इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। अब देखिए, ये जो है ये क्या है, ये पिलर एडिक्ट्स है। इसका मतलब है कि ये अशोक के टाइम में ये 7 पिलर एडिक्ट्स है। ये अशोक का जब टाइम पीरियड था तो अशोक जो थे एक स्तंभ पे, यानी कि जो ऊंचा खंबा होता था उसमें अपनी चीज़ें, अपने शासनकाल से रिलेटेड बातें लिखवा देते थे। तो वो सारी चीज़ें लिखवाई गई हैं। देखिए आप किस तरीके से लिखवाई गई हैं, उस समय की भाषा जो अशोक लिखवाते थे, जैसे कि उस समय यूज़ होती थी। अशोक के जितने भी मिले हैं ये सारे इंस्क्रिप्शन, वो या तो पाली है या खरोष्टी है या ब्राह्मी है, इन लिपियों में मिली है। तो ये जो भारत है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में केवल ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो ये पिलर पे लिखवाया गया है और पिलर पे लिखवाया गया जो आज भी हमें समझ में आता है पढ़ने पे कि उस समय अशोक के टाइम पीरियड में कैसा रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी है, ये महरौली का स्तंभ लेख है। इसमें देखिए भी, इसमें भी अशोक के टाइम का है और देखिए कैसे लिखाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, इंस्क्रिप्शन में आ गई। तो इंस्क्रिप्शन का हमें पता चल गया, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इनसे मिलती है। नेक्स्ट देखिए, आगे आता है जो पेंट एंड क्लोथ्स। अब पेंटिंग, अब देखिए जो मिडिवल इंडिया है, मिडिवल पीरियड की बात करें तो पेंटिंग बहुत फेमस होती थी। कब, अकबर और जहांगीर के टाइम में। सबसे ज़्यादा जहांगीर के टाइम में जो पेंटिंग्स थी, बहुत अच्छी पेंटिंग थी और जो पेंटर्स थे उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान होता था जहांगीर के टाइम में। तो अकबर और जहांगीर का जो टाइम था मिडिवल पीरियड में, इन्होंने मुग़ल स्कूल पेंटिंग की स्थापना भी की थी, जो अकबर और जहांगीर थे। ठीक है, अकबर और जहांगीर ने मुग़ल पेंटिंग्स की स्थापना भी की थी। और विजयनगर साम्राज्य में हम्पी में चित्रकारों और कारीगर का संकेत मिलता है। तो ये देखिए, और फारसी और भारतीय कला परंपराओं को प्रोत्साहित किया गया था उस समय। वस्त्र, आभूषण, टूल्स, बर्तन, दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं इसके स्रोत हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पेंटिंग्स है ये उस समय की गई थी। ये कोट है शाहजहाँ का, और कैसे सब बैठे हैं। तो ये मिडिवल पीरियड का है, जो उस समय का कोट है। तो ये लगा हुआ है और सारे लोग बैठे हैं इसमें। ये देखिए, ये भी यहाँ पर ये फरियाद सुन रहे हैं सबकी, ये सारी फरियाद कर रहे हैं लोग। फरियादी आते थे तो उनकी एक एक करके बात सुनते थे। ये भी कोट है। ये देखिए, यहाँ पर ये बादशाह अकबर का है और यहाँ पर ये जो है उस समय एक धार्मिक सभा हुआ करती थी, उसको सुन रहे हैं। ये देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। पेंटिंग्स है ये उसी टाइम मिडिवल इंडिया, मिडिवल एज की पेंटिंग है। ये देखिए मिडिवल पीरियड की ये सारी पेंटिंग्स हैं। तो ये जो है वस्त्र, आभूषण, टूल्स, बर्तन, दैनिक उपयोग की वस्तुएं इसके स्रोत हैं। टूल्स, अब ये उस समय के देखिए इन्होंने कैसे वस्त्र पहने थे ये भी हमें पता चलता है। कैसे आभूषण थे, ऑर्नामेंट्स थे इनके, किस तरीके के आभूषण का यूज़ करते थे। टूल्स कैसे होते थे, बर्तन कैसे होते थे उस समय के, किस तरीके के, और इनकी दैनिक वस्तुएं कैसी होती थी। ये पेंटिंग्स में देख के हमको अच्छे से पता चलता है कि इनका शासनकाल कैसे रहा होगा। अब देखिए शाहजहाँ है तो ये मयूर सिंहासन पे बैठे हुए हैं और मयूर सिंहासन पे ही कोहिनूर हीरा, जो कि अब हमारे पास नहीं रहा है, ब्रिटेन चला गया है। तो उस समय इनकी शासन जो सिंहासन है इसी पे ही कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। इस सिंहासन का नाम मयूर सिंहासन है। तो इनके शासनकाल में आर्किटेक्चर के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और उस टाइम में कितना गोल्डन पीरियड था, क्योंकि शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन पीरियड ही कहा जाता है। तो इससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। अब नेक्स्ट आता है कोइंस। अब कोइंस का देख लीजिए। कोइंस में क्या है कि ये जो कोइंस है, कोइंस के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। अब इसका जो स्टडी की जाती है न्यूमिस्मेटिक, इस स्टडी को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। और ये जो कॉइन्स होते हैं, सिक्कों से हमें क्या पता चलता है, राजा और उसके एम्पायर, साम्राज्य और उसके किंगडम की इकोनॉमिक कंडीशन का पता चलता है। तो ये जो कॉइन्स हैं, अब देखिए कॉइन्स हम लोग देखते हैं तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पता चलेगी ना, कि कौन सा जो किंग था
कौन सा जो बादशाह था वो गोल्ड का अपना कॉइन चलाता था, कौन सिल्वर का चलाता था। तो इससे हमें उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन, अब जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन जैसी रही होगी वो वैसा ही कॉइन चलाता था। तो इसके अलावा क्या होता है कि कॉइन से हमें तिथि, भाषाओं, व्यापार, कला, साहित्य इनका भी पता चलता है कि किस तिथि का होगा। देखिए कॉइन्स में भी ये लोग लिखाते हैं, ये गोल्ड का कॉइन है और इसमें भी इन लोगों ने लिखवा दिया है, ये मुग़ल पीरियड का कॉइन है और लिखवाया जाता है। इसमें तिथि वगैरह भी इसमें मेंशन होती है, डेट्स वगैरह मेंशन होती है, लैंग्वेज मेंशन होती है, ट्रेड के बारे में भी पता चल जाता था। और इसके अलावा आर्टिफैक्ट, लिटरेरी, इनके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हमें इसी से पता चल जाती हैं। और नेक्स्ट अब इसमें जो है बुक में देख लीजिए आप थोड़ा सा, बुक में यहाँ पर ये देखिए, बुक में कॉइन्स के बारे में लिखा हुआ है। और द्रव्य परीक्षा एक फ़ेमस बुक है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिखी गई थी। तो द्रव्य परीक्षा जो थी एक फ़ेमस बुक है और ये फ़ेमस बुक जो है कॉइन से रिलेटेड होती थी। और ये कब लिखी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये जो है ये कॉइन्स की बात हो गई है, यहाँ तक हमने देख लिया। ये कॉइन्स हैं, ये देखिए ये कॉइन्स हैं और ये कॉइन्स जो हैं ये मिडिवल पीरियड के ही कॉइन्स हैं। कहीं पे ये देखिए ये कॉपर के कॉइन्स हैं, तो ये सिल्वर के हैं। तो इस तरीके से ये कॉइन्स हैं, ये गोल्ड के हैं, देखिए। ठीक है, और इसकी बात अगर करें तो ये कॉइन्स हैं, मुग़ल कॉइन है और इसकी वर्थ कितनी है? देखिए वर्थ इसकी 1.5 करोड़। समझिए आप। अब उस समय का जो प्रॉस्पेरियस पीरियड था, क्यों था, आप इसी से ही अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मुग़ल एम्पायर है, बहुत ही प्रॉस्पेरियस पीरियड में मुग़ल एज, जो भी ये मिडिवल एज था, ये उस समय बहुत प्रॉस्पेरियस पीरियड था। और आर्किटेक्चर के लिए या अगर हम बात करें पेंटिंग्स के लिए बहुत ही क्या था, बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसका सम्मान भी होता था इन लोगों का। और बहुत ही अपने इसका डेवलपमेंट भी हुआ, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स इनका। ठीक है, तो ये यहाँ अभी तक के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्कार, आज मैं आपको क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर